अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है रेत में कोई फूल खिलाए। नावल के राइटर है मायरा मलिक। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। रेलगाड़ी में सवार होते वक्त इसका चेहरा जुदाई और मिलन का अजीब इम्तिजाज पेश कर रहा था। इसने सीट पर बैठकर खिड़की से गर्दन बाहर निकाली। कुछ ऐसी ही कैफियत अब्बा और छोटे भाई के चेहरों पर भी नजर आ रही थीं। बेटा खूब जी लगा के मेहनत करना, अब्बा ने कोई सोवीं बार नसीहत की, क्योंकि इसके बाद रेलगाड़ी चल पड़ी थी। इसने सीट की पुर्श से सर टिका दिया। घर वालों से जुदाई अपनी जगह, लेकिन जॉब मिलने की खुशी बहरहाल बहुत बड़ी थी। आज के दौर में जब हर दूसरा शख्स बेरोजगार फिर रहा था, ऐसे में बैंक की थर्ड ग्रेड जॉब मिलना इसके लिए तो कम से कम किसी मोर्जे से कम नहीं था। खैर, इसके सादा लो वालदेन तो ये समझते थे जैसे इसने एमएससी करके दुनिया का अजीम कारनामा अंजाम दिया हो। ये जॉब दिलवाने का सेहरा अब्बा जी के एक एहसान ज़दा दोस्त दाऊद अली के सर था, जिन्हें 7 साल कबल एक्सीडेंट की सूरत में अब्बा ना सिर्फ अस्पताल ले गए बल्कि 2 बोतल खून देकर इनकी ज़िंदगी बचाने का फरीज़ा भी अदा किया। दाऊद अली औस दर्जे के सनतकार थे और इस इलाके में कारखाना लगाने के लिए ज़मीन देखने आए थे। इन्हें मतलूबा सनत लगाने के लिए ये जगह मौजूद न लगी। वापसी पर इनका एक्सीडेंट हुआ। अब्बा जी जो फैसलाबाद से वापस आ रहे थे, इन्होंने ही इन्हें टैक्सी में डाला और अस्पताल पहुंचाकर इंसानी फ़र्ज अदा किया। नतीजतन दाऊद अली ने वादा किया कि अगर वो अपने बेटे को पढ़ाएं तो इसे नौकरी दिलवाने का काम इनका। तब शायद दाऊद अली का ख्याल होगा कि इसे अपने कारखाने में मैनेजर वगैरह की पोस्ट दे देंगे। लेकिन अब जबकि 6 साल बाद वो तालीम मुकम्मल कर चुका था, तो अब्बा जी ने दाऊद अली को इतला दी और साथ ही इसके समझाने पर इनसे कहा कि वो दोस्ती और नौकरी को अलग रखना चाहते हैं। और यूं आज वह बैंक में थर्ड ग्रेड ऑफिसर 16 ग्रेड की हैसियत से जा रहा था। माई फुट राजा महाराजा टाइप की चीज़ होगा वो अपने घर में। मैं बता रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चॉकलेट केक की तरह इसके सामने नहीं जाऊँगी। मम्मी की बात पर माहम भड़क उठी। तुम हर बात को इंतहा पसंदी से क्यों सोचती हो? मम्मी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। बिकॉज आई एम अ जीनियस गर्ल, वो न खुद से बोली। क्योंकि मैं एक ज़हीन लड़की हूँ। तो माम हो या ख़ास हो तो लड़की, और हर लड़की को इन मराहिल से गुजर कर नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ती है। मैं इस रिवाज को बदल दूंगी। जग हंसाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा माहम। और लफ्ज़ जग हंसाई पर माहम की आंखें शरारत से चमकने लगीं। ओके मम्मी, एज यू विश। इसने बज़ाहिर सर तस्लीम खम कर दिया। मम्मी ने इसके बगैर बहस के मान लिए जाने पर इत्मीनान का सांस लिया और मेहमान के इस्तकबाल के लिए किए जाने वाले इंतज़ामी अमूर पर मुलाजिम को हिदायत देने लगीं। माहम दाऊद इस घर की पहली औलाद की पहली औलाद थी, यानी दाऊद अली की बेटी दाऊद के बाद यूसुफ अली, सायरा पुप्पो और आलिया पुप्पो थीं। आलिया पुप्पो के 20 साल बाद घर में किसी बच्चे की आमद हुई थी, लिहाजा खूब खुशियां मनाई गईं। माहम दाऊद के जहन में शुरू ही से ये बात बैठ गई कि वो बहुत ख़ास और अहम है। कुदरत ने इसे हुसन और जहानत भी वाफर मिकदार में दी थी, लिहाजा स्कूल और फिर कॉलेज में भी इसकी धूम मची रही। आजकल वो एमए बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और हस्बे साबक यूनिवर्सिटी में भी इसकी वही अहमियत थी। अचानक पापा को इसकी शादी का हवा सवार हुआ। पहले रिश्ते पर इसने अपनी पढ़ाई का बहाना करके सहूलत से इनकार कर दिया, लेकिन इस रिश्ते के बारे में पापा का कहना था लाखों में एक और लखपति वालदैन की इकलौती औलाद है। बाहर से ढेर सारी डिग्रियां लाने के बाद वालदैन के कारोबार में मजीद इजाफा करना चाहता था। पापा के साथ टेक्सटाइल मिल का प्लान इसी सिलसिले की कड़ी था। पापा के बकौल इतनी काबिलियत के बाद मिजाज में इतनी सादगी है, माहम के लिए इससे बेहतर शरीक हयात कोई हो ही नहीं सकता। पापा के लाड अपनी जगह, लेकिन अपने हतमी फैसलों से इनहराफ और गवारा नहीं करते थे। आखिर इस घर की पहली औलाद थी। दाऊद अली का ड्राइवर इसे छोड़कर चला गया तो इसने पुराने तर्ज के इस वसीउ अरीज घर पर नज़र डाली। इसका ख्याल दुरुस्त निकला कि दाऊद अली की जाए रिहाइश कोई बहुत बड़ी कोठी या बंगला होगा। तर्ज तामीर गो के पुराना था, शायद इनके वालिद ने 25-30 साल कबल बनवाया होगा। इसने गेट के पास बेल का बटन तलाश किया और दबाने को हाथ बढ़ाया, मगर गेट खुल चुका था। जी तशरीफ़ लाइए। नज़र का चश्मा लगाए वो नौजवान इसे तो बेहद संजीदा लगा था, मगर ये इस्तकबाल, क्या इसके पास कोई गैबी इल्म था जिसने ना सिर्फ इसे इसकी आमद से बाखबर किया था, बल्कि इसने तारुफ की ज़रूरत भी महसूस न की थी। क्या दाऊद अली साहब मेरी आमद का बता चुके हैं? वो सोचता हुआ मुतज़ब्ज़ब सा अंदर को बढ़ा। मुझे दाऊद अंकल ने बुलाया था। मेरा नाम? जी हमें मालूम है आपका नाम भी और काम की नौयत भी। अच्छा, वह हैरान और खुश एक साथ हुआ। दाऊद अंकल वाकई एक अजीम इंसान हैं, वरना आजकल के दौर में कौन किसी को याद रखता है। जी बजा फरमाया आपने। वो नौजवान बहुत संजीदगी से बोला। आप इनके क्या हैं?
बेटा समझ लें, वो मेरे अंकल हैं। आप यूसुफ अली के बेटे हैं, मगर शायद इनका तो कोई बेटा नहीं है। आपको तो पूरा तारुफ हासिल है। सऊद, जो मुसलसल नीचे देखते हुए चल रहा था, हैरान होकर इसकी तरफ देखने लगा और बस यही लम्हा क़यामत खेज साबित हुआ। मेहमान के लिए बिछाए गए मुख्तलिफ जगहों पर केले के छिलकों में से एक पर इसका अपना पैर पड़ गया। 1.5 गज का सनसनी खेज सफ़र इसने केले के छिलके पर एक टांग से लहराते हुए तय किया और अंदर जाने वाले दरवाजे के करीब धड़ाम से चारों शाने चत लेट गया। चल नमे के लिए हवास खमसा जवाब दे गए। आप खैरियत से हैं? काशिफ इसके पास जा बैठा। हाय, जवाबन वो जोर से कर रहा। दरवाज़ा खुला और 3 लड़कियों का ग्रुप जोरों शोर से बातें करता बाहर आ गया। लो, आप अपने दाम में स्याद आ गया कि मज़दाक बाहर का मंजर कतई गैर मुतवक्का था। आप कैसे गिर पड़े? रूही ने हैरत से पूछा। केले के छिलके पर पाँव रख के देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा, वो बरहम हुआ। आपसे कोई काम ढंग से नहीं होता तो तुम ढंग से फिसल के दिखा दो। सऊद की सारी संजीदगी हवा हो चुकी थी। तुम लोग सिचुएशन देखे बगैर शुरू हो जाते हो। इससे पहले कि वो बाकायदा लड़ाई का आगाज़ करते, नबीला ने मुदाखलत की। काशिफ ने इसे सहारा देकर उठाया और केले के छिलके को पैर से एक तरफ कर दिया। रास्ते में कई जगह इसने छिलके पड़े देखे थे, शायद किसी बच्चे ने फेंक दिए थे। आपको चोट तो नहीं आई? काशिफ ने पूछा। अब ऐसा कांच का बना हुआ भी नहीं हूँ। सऊद खिस्त मिटाने को मुस्कुराया। वो इसे लिए बड़े से ड्राइंग रूम में आ गए। बैठिए। काशिफ खामोशी से सोफे पर जा बैठा, जबकि वो सब इर्द गिर्द खड़े होकर सर तपा इसके जायज़ा लेने में मुनहमिक हो गए, जैसे वो किसी दूसरे सियारे से आया हो। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? वो घबराया। अजीब लोग थे, वाकई जैसा सुना था इससे बढ़कर पाया। रोमी ने बिलाखिर लब कुशाई की। क्या सुना था आपने? इसने पूछा, मगर जवाब देने के बजाय अगला सवाल हुआ। आपका क्या ख्याल है, आप यहाँ आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे? नबीला ने पूछा। मैं कोशिश पर यकीन रखता हूँ। एक गिलास पानी मिल सकता है? ठंडा या गर्म? वहाँ से आजमाइश का आगाज़ हुआ। जैसा आप लोग खुद पीते हैं। अंदर से खासा नर्वस होने के बावजूद इसने एतमाद का दामन हाथ से न छोड़ा। हम सिर्फ दोपहर और रात के खाने पर पीते हैं और ये खाने का वक्त नहीं है। अंकल कब घर आते हैं? इसने नादिम होकर मौजू बदला। जब इनका जी चाहता है, यानी इनके आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। इसने खुद ही जवाब अखज़ कर लिया। आप चाय पियेंगे? नबीला ने पूछा। नहीं शुक्रिया। वो इनके रवैयों से उलझने लगा। रोमी, जाओ माहम से कहो चाय ले आए। सऊद ने कहा। अजीब लोग हैं, पानी मांगा तो गोल कर गए। वो चाय पर इसरार कर रहे हैं। पता नहीं मुझे कब तक इनकी मेज़बानी के साए में रहना होगा। काशिफ ने परेशान होकर सोचा। आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है? दादा दादी कई साल हुए इंतकाल कर गए। मेरा मतलब आपके वालिदैन से था। अम्मी सो रही हैं और चची जान शायद वो भी सो रही हैं, हुमा ने सोचते हुए इन्फॉर्म किया। अंकल दाऊद अली ने मेरे बारे में आप लोगों को बताया हुआ था? नहीं, हमें माहम के ज़रिए इल्म हुआ। लीजिए, वो आ गई। काशिफ ने एक काफ़ी खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को ट्रॉली धकेलते हुए अंदर दाखिल होते देखा। चेहरे पर नखूत और अकड़ दूर से ही नजर आ रही थी। ट्रॉली में चाय के खासे लवाजमात थे, जिन्हें वो सब खुद खाने का इरादा रखते थे, और मेहमान के लिए तेज़ पत्ती और नमक वाली चाय का कप था। मैं कप्स में चाय इसलिए डाल के लाई हूँ कि बाज़ मेहमान दूसरी दफ़ा मांग लेते हैं। वो चाय से पकड़ाते हुए बोली। काशिफ का चेहरा खिफ से सुर्ख हो गया। इससे पहले कि वो जाने का इरादा बांधता, ये चाय के कप को लबों से लगाता और वो बदतमीज़ व बदतहसीब मेज़बान मज़ीद बदतमीज़ी मचाते कि कुदरत को इस पर रहम आ गया। दाऊद अली किसी के साथ अंदर दाखिल हुए। गेट खुला छोड़ा हुआ था और ये केले के छिलके किसने जगह जगह फेंके हैं? उन्होंने खासी नागवारी से कहा। वो पापा, हम इनमें भगदड़ मच गई, जबकि काशिफ ने इत्मीनान का सांस लिया। माहम, अपनी मम्मी को बुलाओ, राहील आया है। काशिफ, तुम आंटी से मिले? जी, अभी इनसे ही मुलाकात हुई है। वो उठकर इनसे मुसाफा करते हुए बोला। माहम ने उजलत में ट्रॉली को बाहर की तरफ घसीटा। पापा, मैं गर्म चाय बना के लाती हूँ। दूसरे दिन से इसकी जॉब का आगाज़ होना था। दाऊद अली ने रात के खाने के बाद कहा था, मुझे ज़्यादा खुशी होती अगर तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में हेल्प करते। जी, अब्बा जी ने आपको बताया होगा कि वो दोस्ती और जॉब को। इट्स ओके, मैं सही से सारा लेक्चर सुन चुका हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी बानो आंटी से कहना। मैंने तुम्हारे बारे में ख़ास तौर पर बता चुका हूँ। दाऊद अली ने इसकी बात काट कर चाय सर्व करती बीवी को देखा और बानो आंटी ने दिल में सोचा, पता नहीं इन लोगों ने दाऊद पर क्या जादू कर दिया है कि इतने साल होने के बावजूद ना इस हादसे को भूले हैं और ना इन लोगों के एहसान को। मानो आंटी खामोशी से चाय देकर वापस जाने के इरादे से मुड़ी तो दाऊद अली ने पूछा, आपकी राहील के बारे में क्या राय है? इस मसले पर फिर बात होगी। इस वक्त मेरे सर में दर्द है। वो पलट कर बोली और अपने कमरे का रुख किया। दाऊद अली का इस तरह अजनबी के सामने इतना अहम मसला डिस्कस करने पर इन्हें शदीद गुस्सा आ गया। हर बात की हद होती है।
कमरे में आकर भी वो काफ़ी देर तक जुज़बुज़ होती रहीं। आप कमाल करते हैं, एक गैर के सामने इतना पर्सनल मामला ले बैठे। दाऊद अली के कमरे में आते ही वो शुरू हो गईं, मेरे लिए वो गैर नहीं है और आप भी ऐसा समझना छोड़ दें। दाऊद अली ने हतमी लहजे में कहा और बानो बेगम खामोश हो गईं, क्योंकि इस लहजे में बात करने के बाद दाऊद कोई दलील नहीं सुनते थे। मुझे तो अभी तक अफसोस हो रहा है, बेचारा ख्वामखा ज्यादती का शिकार हुआ। दूसरे दिन जब वो एक बार फिर इकट्ठे हुए तो हुमा ने कहा, हुमा माहम से 3 साल छोटी और कदरे मुख्तलिफ मिजाज की थी। भाग के जाओ और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग आओ। माहम को गुस्सा आया, आप तीनों मांगे, मैंने तो एक लफ्ज़ नहीं कहा था इससे। साथ तो थी ना, रोमी ने कहा। जालिम के जुल्म पर खामोश रहने वाला भी जालिम होता है। सऊद की दलील पर नबीला हत्थे से उखड़ गई। तुम हमेशा छत फाड़ के बोला करो, बंदे में सच सुनने का हौसला होना चाहिए। इसे फांसने के लिए इसकी राह में घात लगाए कौन बैठा था, और केले के छिलकों वाला आइडिया भी तुम्हारा ही था। माहम ने इसे इसका अदा किया जाने वाला किरदार याद दिलाया। और गिरे भी तो खुद ही थे, जैसी करनी वैसी भरनी। हुमा ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, इश्क में तो जान भी गंवानी पड़ती है। सऊद ने मोहब्बत पाश नज़रों से माहम को देखा। मैं किसी दिन तुम्हारा गला दबा के ये बात सर साबित कर दूंगी। हस्बे आदत वो बरहम हो गई। इनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमें गुस्से पर प्यार आता है। सऊद ने हंस उठाया, तुम क्यों इसकी फजूल बातों पर चिढ़ती हो? नबीला ने माहम को ठंडा करने की कोशिश की। ये तो पैदाइशी आशिक है, हर दूसरी लड़की को डायलॉग मारता है। और माहम के गुस्सा करने की असल वजह भी यही थी। अगर वो सिर्फ इसके लिए मुखलिस होता तो इसकी गर्दन की अकड़ और चेहरे के गरूर में इजाफे का बायस होता, मगर वो तो इसे आम कैटेगरी में ला खड़ा करता था। इसने मुझे दूसरी लड़कियों की तरह समझ रखा है, वो गुस्से से बिगड़ी। बाज़ लोगों को ख़ास होने का गरूर ले डूबता है। सऊद भला कब बाज आने वाला था वार करने से? तुम हमारे घर मत आया करो, मैं खाला के घर आता हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर आया मना कर देना, मैं खाला से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। क्या कहोगी कि सऊद मुझसे इश्क भी खाता है? मम्मी ने झट रिश्ता मांग लेना है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बात काशिफ की हो रही थी, कहाँ पहुँच गई है? नबीला ने बर्वक्त मुदाखलत की, वरना जंग अजीम का आगाज़ हो चला था। तो मना कर लो इसे। माहम ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, क्यों खुद में हिम्मत नहीं है क्या? सऊद की बात ने इसके गुस्से को शोला ज्वाला बना दिया। बाकियों के लिए ये तमाशा नया नहीं था। माहम से वो इसी शाम टकरा गया। सऊद के साथ होने वाली झड़प का असर अभी जुबान पर था। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप सादा हैं या अहमक? जी क्या मतलब? काशिफ भौंकला गया। मैं कल की बात कर रही हूँ। अगर बंदा पहली बार किसी के घर जाए तो सबसे पहले तारुफ करवाना चाहिए। मैंने कोशिश की थी, मगर सऊद ने कहा था वो मुझे जानता है, और आपने सऊद की बात का एतबार कर लिया। मैं तो आपको भी नहीं झुटला सकता। काशिफ की बात पर माहम के आसाब ढीले पड़ गए। एक नज़र इसका जायज़ा लिया। वो पुरएतमाद या अपनी बात मनवाने वाली शख्सियात में से हरगिज़ नहीं लगता था। यानी इसे बेवकूफ़ बनाने या इसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत व दर्द की ज़रूरत नहीं थी। एनीवे, कल गलतफहमी के बायस हम आपके साथ थोड़ी ज़्यादती कर बैठे, इसके लिए सॉरी। और इस बात का जिक्र पापा से मत कीजिएगा। काशिफ का दिल चाहा पूछे, आप सॉरी कर रही हैं या मिजाज की अकड़ दिखा के हुक्म दे रही हैं? एनी प्रॉब्लम? वो जाते जाते रुकी। शायद इसके चेहरे पर इसकी सोच उभर आई थी। नथिंग। काशिफ ने जान छुड़ाई। इसे इस लड़की से उलझन होने लगी थी। यके बाद दीगरे बाकी सब ने भी इससे माजरत की। यानी दिल के वो लोग बुरे ना थे, बस ज़रा शरारती थे। काशिफ को सऊद और हुमा बहुत अच्छे लगे। शुरू में बानो आंटी बज़ाहिर ठीक होने के बावजूद इसे खिंची सी रहीं, लेकिन एक दिन जब यास्मीन बानो की देवरानी ने इसे इमरजेंसी में दुपट्टे रंगवाने भेजा और इसने तसल्ली बख्श तरीके से ये काम कर दिया, तो इन्हें एहसास हुआ कि लड़का बड़े काम की चीज़ है। मुलाजिम से ज़्यादा बातमाद और काम भी तसल्ली बख्श, लिहाजा छोटे मोटे काम इसके सुपुर्द होने लगे। दाऊद अली के कहने पर वो गाड़ी चलाना भी सीख चुका था, इसलिए वक्त बे वक्त ड्राइवरी के काम भी आने लगा। दाऊद अली से इसकी मुलाकात बहुत कम हो पाती थी। अव्वल तो इन्हें कारोबारी मसलों और मीटिंग से ही फुर्सत ना मिलती थी, और जो मिलती तो वो घर आके फ्रेश होते और जिम खाना का रुख करते। वहाँ से इनकी वापसी काफ़ी देर से होती, लेकिन जब कभी घर पर होते इसे ज़रूर वक्त देते। राहील के बारे में पता चला कि अमेरिका में ना सिर्फ शादी कर चुका था बल्कि एक बच्ची का बाप भी था। दाऊद अली का सारा जोशो खरोश दूध के उबाल की तरह बैठ गया। इतवार का दिन था। आज काफ़ी दिन बाद धूप निकली थी। गो ठंडी हवाएं अभी तक खासी रफ्तार से चल रही थीं, लेकिन सुनहरी धूप की तमाज़ा जिस्म को भली लग रही थी। इसने ऊपर अपने कमरे की खिड़की से नीचे लॉन में झांका। यास्मीन आंटी बैठी नटिंग कर रही थी। इनके हाथ अक्सर ऊन सलाइयों पर चलते नजर आते थे। हालांकि इसने इस घर के किसी फर्द को हाथ के बने स्वेटर पहने नहीं देखा था।
फिर पता नहीं धड़ाधड़ किसके लिए स्वेटर बुनती रहती थी। दूसरी तरफ कोने में नबीला किताबें खोले बैठी लिखने पढ़ने में मसरूफ थी। इसके चेहरे की बेजारी व बेबसी दूर से ही नजर आ रही थी। तभी सऊद गेट से अंदर दाखिल हुआ। ऊपर खिड़की में इस पर नजर पड़ी तो नीचे आने का कहा। सऊद की कंपनी में वो खुशगवारियत महसूस करता था। क्या हाल है बरादरम? सऊद मुसाफा करते हुए चहका। अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम कैसे हो? ज़बरदस्त। तुम्हें कोई काम तो नहीं है? मेरी दुनिया बहुत महदूद है, बस घर से दफ्तर और दफ्तर से घर। तुम्हें बोरियत नहीं होती? वो हैरान हुआ। आप लोग दूसरे कोने में जाके बोरियत नहीं फैला सकते? नबीला बेजारी से बोली। इसे देखो, इसके हाथ में जब भी किताब नजर आएगी मोहतरमा की हालत काबिल रहम होगी। सऊद ने नबीला की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, खुद तो जैसे हर साल गोल्ड मेडल लेते हो। नबीला जलकर बोली। अरे मैं तो मर्द हूँ, फेल होके भी शान में कमी नहीं आएगी। जी शान होगी तो कमी पेशी आएगी। यहाँ पर तो निरा सफाया है। माहम दाऊद भी आ गई। लीजिए, इनको कमा कहाँ पहुंची। मगर यार, मैं नाकिसल अकल मखलूक की बातों का बुरा नहीं मानता। सऊद ने दूसरा जुमला काशिफ को मुखातिब करके कहा। तुम किसी दिन मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। माहम को गुस्सा चढ़ गया। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो? यूं भी सेहत काबिल रश नहीं है। सऊद ने बच्चों की तरह पिचकारा। काशिफ ने देखा सऊद की बातों का मुनासिब जवाब ना देने पर वो अक्सर लाजवाब होकर गुस्सा और अक्कड़ दिखाने पर उतर आती थी। इस वक्त भी यही हुआ। नबीला को अब इनकी लड़ाई से डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी। वो आराम से पढ़ने में मशगूल हो गई थी। काशिफ ने एक बार सऊद को रोकने की कोशिश की, मगर इसने अनसुनी कर दी। तब वो नबीला की तरफ मुतवज्जा हुआ। आप क्या पढ़ रही हैं? क्या मज़ामीन हैं आपके? इंग्लिश लिटरेचर रखने की गलती कर बैठी हूँ। मेरा भी बीए में इंग्लिश लिटरेचर था। वैसे कौन सा ईयर है आपका? फोर्थ ईयर। मुझे हैरत हो रही है सुन के, आप तो बहुत सादा उर्दू बोलते हैं। यहाँ पर तो लोग बीए में फ़ेल होके भी अपनी ज़ुबान में आधे से ज़्यादा इंग्लिश अल्फाज का गारा लगाते हैं। किसी ज़ुबान की इंसल्ट इंतहाई बदतहज़ीबी है। सऊद ने माहम के साथ लड़ते लड़ते इन्हें भी जवाब दिया। एक वक्त में कई महाजों पर लड़ना बिलाशुबा इसी का काम था। मैं ज़ुबान की नहीं, ज़ुबान ख़राब करके बोलने वालों की बात कर रही हूँ, नबीला ने कहा। लेकिन वो माहम को करारा जवाब देने में मशगूल हो गया। आधे तीतर आधे बटेरी लोगों की बात कर रही हो। वहाँ से फारिग होकर वो फिर नबीला की तरफ मुतवज्जा हुआ। जस्ट लाइक यू। माहम ने फ़ौरन इसकी तरफ इशारा किया। मुझे पता था तुम बोलोगी, इसलिए आखिर में बटेरी लगाया था। तुमसे किसी अच्छी बात की तवक्का की ही नहीं जा सकती। मुझे एहसास है कि तुमने मुझसे बहुत सी तवक्कात वाबस्ता कर रखी हैं, मगर सब्र करो, अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया। आई विल किल यू, माहम चिल्लाई। ये इसका तकिया कलाम है। सऊद ने काशिफ को मालूमात बहम पहुंचाई। बाय द वे, तुम्हारा कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं? तो फिर चलो मेरे साथ, आज तुम्हें अय्याशी करवाऊं। क्या मतलब, कहाँ? काशिफ भुखला गया। डरो नहीं भाई, मैं शरीफ बंदा हूँ। पहले ये तो कंफर्म करो कि बंदे हो भी कि नहीं। माहम ने तंज किया। कंफर्म हो गया है। मेरा अब्बा रात ही कह रहा था कि अब तुम बंदे के पुत्र बनते जा रहे हो। इतनी संजीदा लड़ाई होने के बावजूद इन दोनों के साथ माहम भी हंसने लगी। बस आपकी इसी अदा पर तो हम जान देते हैं। सऊद जानिसारी से बोला। इससे पहले कि माहम तिनक कर कुछ कहती, वो फिर से काशिफ से मुखातिब हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं शरीफ बंदा हूँ। अयाशी से मुराद घूमना फिरना, खाना पीना, महंगी जगहों से, दोस्तों की टोली के साथ, सस्ती शॉपिंग और तेज़ मोटर बाइक चलाना। तुम हाथ छोड़ के बाइक चलाने के तरीके जानते हो? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। इसलिए कि इन्हें एमबीए में फ़ेल होकर सर्कस में नहीं जाना, नबीला ने कहा। यहाँ बैठ के वक्त ज़ाया करने के बजाय तुम चलो मेरे साथ। क्या औरतों की तरह हर वक्त घर में घुसे रहते हो? काशिफ, ठहरो ज़रा, मेरा दुपट्टा रंगवाने के लिए लेते जाओ, माहम ने कहा। दुपट्टे रंगवाना मर्दों की कैटेगरी में शामिल नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, काशिफ से मुखातिब हूँ। काशिफ, तुम रुको, वो सऊद से कहकर रोब से बोली। काशिफ मेरे साथ जा रहा है। सऊद ने काशिफ का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ गेट की तरफ बढ़ा, और वो मुतज़ब्ज़ब सा इसके साथ खींचता चला गया। सऊद ने इसे स्लीपर की जगह दूसरे जूते पहनने की भी मोहलत न दी। इनकी वापसी रात को हुई। अंकल दाऊद, बानो आंटी और हुमा खाने की मेज़ पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। हमारा इंतज़ार हो रहा है, मगर हम तो शायद खाना नहीं खाएंगे, सऊद ने कहा। शायद से क्या मुराद है? अंकल दाऊद अली ने पूछा। असल में हम इतना कुछ खा चुके हैं कि खाने की फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है। रात 12 बजे तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता हम हुमा के हाथ की कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे। भाई, मैं पहले खाना तो खा लूँ, सख्त भूख लगी है। खाना क्या दम हो रहा है? सऊद ने इन्हें आराम से बैठा देखकर पूछा। आप ही का इंतज़ार है। काशिफ ने इन्हें नाराज़ कर दिया है। मैंने? काशिफ हैरान हुआ। तभी इसकी नज़र बानो आंटी के सूजे हुए चेहरे पर पड़ी, जिस पर नाराज़गी के तासुरात इसके हैरान होने पर मज़ीद वाज़िया हो गए थे। भाई, बड़ी लाडली और मूडी है हमारी ये बेटी, दाऊद अली हल्के फुल्के अंदाज से मुस्कुराते हुए बोले।
आज इसने तुम्हें कहीं दुपट्टा रंगवाने को कहा। शाम को अपनी किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में वो सूट पहन के जाना था। तुम शायद सऊद के साथ चले गए। बस इस बात से बैकाट कर रखा है। मैं अभी जाके माजरत कर लेता हूँ। काशिफ शर्मिंदा हुआ। क्या फ़ायदा, इसकी पार्टी तो मिस हो गई ना। बानो आंटी ने फूले मुंह से कहा। वो दाऊद अली की वजह से इजहार नाराज़गी से गरेजा थीं। खाला जान, मैं काशिफ को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था और फिर माहम के पास एक सूट तो है नहीं, कोई भी पहन सकती थी। सऊद की मुदाखलत नागज़ेर हो गई थी। बानो आंटी ने अपने लाडले भांजे को कोई जवाब ना दिया। मैं माहम से जाके सॉरी करता हूँ और इन्हें खाने के लिए बुलाता हूँ। काशिफ नादिम सा हो रहा था। वह ऐसे नहीं आएगी, मैं खुद जाता हूँ। दाऊद अली उठ खड़े हुए। मेरी बेटी जो तय कर लेती है इससे नहीं हटती। इसकी हर ख्वाहिश पूरी करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। शौहर के जाते ही बानो आंटी ने खफगी से जताया। इसीलिए तो बिगड़ गई है। सऊद के बड़बड़ाहट साथ खड़े होने की वजह से सिर्फ काशिफ ही सुन सका। आओ, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफ़ी पिलाता हूँ। काशिफ इसे खींचता हुआ किचन में ले आया। तुम्हें बनानी आती है? वो इसके प्लान को समझ चुका था। बहुत अच्छी। मैं काफ़ी कुछ बना लेता हूँ। असल में मुझे जब कुछ खाने पीने की तलब हो या दोस्त आए हों तो मैं मम्मी को कम ही तकलीफ़ देता हूँ। सानिया एमबीबीएस के तीसरे साल में है। इस पर पढ़ाई का बहुत बोझ है। रात 2-2 बजे तक पढ़ती रहती है। इसलिए मैं इसे तंग करना मुनासिब नहीं समझता। वो मुझे किचन में देख ले तो नाराज़ होती है, मगर मैं कहता हूँ ये कौन सा मुश्किल काम है, और अपने काम खुद करने से शान नहीं घटती। सऊद माहिराना अंदाज में काम करने के साथ साथ बोलता भी जा रहा था और काशिफ हैरानी से सुन रहा था। इस लड़के ने हर खाने में खुद को अच्छे तरीके से फिट कर रखा था। दोस्त भी इसने अच्छे और मौसम बना रखे थे, लेकिन इसी की तरह खुश मिजाज और शरारती थे। इन लोगों की बातों से इसे एहसास हो गया था कि वो सब पढ़ने लिखने वाले हैं। वो पुरएतमाद और हाजिर जवाब था और अब नई खूबियों का इस पर अदराक हो रहा था। तुम तो बड़े काम के बंदे हो। काशिफ के लहजे में सताइश थी। मेरे वालिदैन खसूसन माँ की तरबियत का नतीजा है। वो बहुत मोहब्बत से बोला। तुम माहम के साथ इतना झगड़ते क्यों हो? जले तो जलाओ गोरी के असूल पर अमल करता हूँ। लो कॉफ़ी पियो। सऊद ने मग इसे पकड़ाया। बहुत अच्छी है, काशिफ ने घूंट भरने के बाद सराहा। मैं कल के वाक़े पर स्टोरी करता हूँ। सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसने माहम से कहा। वो जवाबन कुछ ना बोली। मैंने इसे रात बता दिया था कि ये असल में सऊद की शरारत थी। दाऊद अली ने बताकर गोया माहम को दिया जाने वाला रात का लंबा चौड़ा लेक्चर याद दिलाया। पापा, आप सऊद को मना करें, वो मुझे जानबूझकर तंग करता है। वह नरूठेपन से बोली। ये शिकायत आप अपनी मम्मी से करें। वो बेगम की तरफ इशारा करते हुए बोले कि सऊद के वही लाड उठाती थीं। मैं इसे समझाऊंगी। वो सुबह सुबह बेटी की नाराज़गी के ख्याल से बोली। वो सऊद और माहम के लिए कुछ और ही सोचे हुए थीं। ये पहली और आखिरी दफ़ा था, आइंदा ख्याल रखना। माहम ने नखूद से कहा। दाऊद अली और बानो आंटी शफकत भरे अंदाज से मुस्कुराने लगे, जबकि वो उलझन ज़दा सोच के साथ चाय के घूंट भरने लगा। वो जल्द अज जल्द कहीं और शिफ्ट होने की सोच को हतमी शक्ल देना चाहता था। वो ऑफिस से आके कपड़े बदलने के बाद आराम की गर्ज से लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए, वो उठकर बैठते हुए बोला। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नबीला अंदर दाखिल हुई। कहिए, कैसे आना हुआ? मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी स्टडी के सिलसिले में। किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश लिटरेचर। दरअसल मैंने एक प्रोफेसर से बात की थी, मगर वो घर आने पर राज़ी नहीं। कहते हैं इनके घर आकर पढ़ूं। आपको पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है जो लाए और ले जाए। किसी यंग प्रोफेसर को मामा रखने के हक में नहीं है। नबीला ने वजाहत कर दी। वो मेरे लिए एतराज़ तो नहीं करेंगी? अरे नहीं, आप तो घर के फ़र्द हैं, काबिल एतबार हैं, तो ताया जान ने आपको अपने यहाँ ठहरा रखा है। ठीक है, रोज़ाना 6 बजे या जो भी वक्त सूट करे मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। थैंक यू। वो उठ खड़ी हुई। आप 8 से ही आ जाइएगा। इस मुख्तसर अरसे में यास्मीन आंटी से इसका कम ही सामना हुआ था। आज वो नबीला को पढ़ाने इनके पोर्शन में आया तो वो लवाजमात से भरी चाय की ट्रे उठाकर आ गईं। ये आपने क्या तकल्लुफ़ किया? अभी खाने का वक्त नहीं हुआ था, मैंने सोचा चाय के साथ ही कुछ ले लिया जाए। बस चाय ही काफ़ी थी, आपने ख्वामख्वाह इतनी। इसे अपना ही घर समझो। वो इसे चाय पकड़ाते हुए बोली। जी, इसीलिए तो कह रहा हूँ। वो काफ़ी देर बैठी इसके साथ इसके घर वालों से मुतालिक पूछती और अपने बारे में बताती रहीं। काशिफ को वो बानो आंटी से मुख्तलिफ और ज़्यादा अच्छे मिजाज की लगीं। रूमी भी इस दौरान इनके पास आ बैठी। वो एफएससी के बाद मेडिकल में जाने का इरादा रखती थी। मामा प्लीज़, अब आप जाएं, मैं पढ़ूंगी। बिलाखिर नबीला के कहने पर वो उठ खड़ी हुईं। चूंकि उन्होंने लेट पढ़ाई शुरू की थी, इसलिए काशिफ इसे देर तक पढ़ाता रहा। यास्मीन आंटी और यूसुफ अंकल ने इसे बगैर खाना खाए नहीं आने दिया। फिर रोज़ 6 बजे से 7 और कभी 7:30 पौने 8 बजे तक पढ़ाना इसकी रूटीन बन गया। यास्मीन आंटी कई बार खाने पर इसे ज़बरदस्ती रोक लेती। साथ में नबीला और रोमी का इसरार। वो ज़्यादा इनकार ना कर पाता।
और इसकी रूटीन ने बानो आंटी को चौंका दिया। यास्मीन को वो वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी कि वो इनसे ज़्यादा हसीन और कम उम्र थी। ये और बात कि उन्होंने कभी मान के नहीं दिया। नबीला और रोमी ने माँ का अक्स चुराया था। इधर माहम को अल्लाह ने हुसन और जहानत से खूब नवाजा था, लेकिन हुमा कुछ मात खा गई थी। ये बात नहीं कि वो शक्ल सूरत की बुरी थी, लेकिन माहम के मुकाबले में काफ़ी कम थी। यास्मीन आखिर किस चक्कर में है? एक दिन उन्होंने गहराई से सोचा और इस नतीजे पर पहुंची। पढ़ाई का बहाना बनाकर नबीला के ज़रिए काशिफ को फांसा जा रहा है। इतने शरीफ और दब्बू लड़के को घर दामाद बनाकर मज़ीद दबाया जा सकता है। जिस तरह चाहो अपने इशारों पर नचाओ। तब इन्हें अफसोस हुआ, यह ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। माहम जैसे मिजाज की लड़की के लिए ऐसे लड़के बहुत अच्छे शोर साबित होते हैं। क्या सोच रही हैं मम्मी? माहम इनके पास आ बैठी। आजकल काशिफ यास्मीन की तरफ ज़्यादा नहीं चाहता, उन्होंने तस्दीक चाही। सो वाट, वो ना समझी और वो इसे घुमा फिरा कर तरीके सलीके से समझाने लगी कि यास्मीन के जहन में क्या प्लान है और इन्हें क्या करना चाहिए। ओ मम्मी, आप कैसे फरसूदा अंदाज में सोच रही हैं? काशिफ और मेरे लिए नॉट पॉसिबल। ऊपर से शक्ल भी होंको जैसी लगती है। मुझे नबीला का पता है, वो भी यकीनन ऐसा नहीं सोचेगी। माहम ने माँ के ख्यालात को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी में पार्टी थी, बस अचानक ही इस पार्टी का फैसला हुआ था और लड़कियों को तैयारियों की फ़िक्र थी। माम हमेशा की तरह मुनफरिद नज़र आना चाहती थी, इसलिए छुट्टी का दिन इसने पार्लर और फिर शॉपिंग करते हुए गुजारा। शामत बेचारे काशिफ की आ गई, जिसे वो अपने साथ ड्राइवरी के फ़राइज़ अंजाम दिलवाने के लिए लाई थी। काशिफ की तबीयत रात से कुछ नासाज थी और वो आज का सारा दिन बिस्तर में गुजारने का प्रोग्राम बनाए लेटा था। जब माहम दस्तक देकर आंधी तूफान की तरह इसके कमरे में दाखिल हुई और इसे 5 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे आने का मज़ा सुनाया, वो इनकार तो कर ही नहीं सकता था। इसलिए ना चाहने के बावजूद खामोशी से उठा, मुंह हाथ धो के कपड़े बदले और गर्म जैकेट पहनता नीचे चला आया, जहां माहम हाथ में गाड़ी की चाबी लिए इसका इंतज़ार कर रही थी। पापा की हिदायत थी, वरना वो तो अकेले जाने की नीयत किए थी। ब्यूटी पार्लर के सामने इसने गाड़ी रोक कर कहा, ठीक 3 घंटे बाद मुझे यहाँ से ले लेना, इतने में तुम कहीं घूम फिर लो। माहम की बात पर काशिफ का दिल हमेशा की तरह इसे उलझने लगा। वो इसकी कंपनी में कभी अच्छा महसूस नहीं करता था, हमेशा यूं ही उलझन का शिकार हो जाता था। अब मैं 3 घंटे कहाँ खपाऊं, इसने बेजारी से सोचा। एक ख्याल घर वापस जाने का आया, मगर 1 घंटा जाने का और एक वापस आने का था। अब 1 घंटे के टेंशन ज़्यादा आराम के लिए वो क्या घर जाता। इसने सऊद के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी, गो कि वो भी इतना करीब नहीं पड़ता था, लेकिन वक्त अच्छा काटने का और कोई तरीका इसके पास नहीं था। सऊद के घर वो पहले भी 2 बार आ चुका था। दाऊद अली के घर की निस्बत इनका घर काफ़ी छोटा था। 10-12 मरले पर बना ये घर बहुत खूबसूरत, वेल डेकोरेटेड और पुरआसाइश था। कॉल बेल पर सानिया ने इसे वेलकम किया। आप बहुत दिनों बाद आए। इसे ड्राइंग रूम की तरफ लाते हुए सानिया ने कहा, बस वक्त नहीं मिल सका। सऊद सो तो नहीं रहा? नहीं, जाग चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही करीबी मार्केट तक गया है। इसकी शेविंग क्रीम ख़त्म हो रही थी। सानिया ने इधर उधर की हल्की फुल्की गुफ्तगू शुरू कर दी। काशिफ को वो सादा मिजाज, सब्जी मैल आंखों और शहद रंग बालों वाली लड़की अच्छी लगी। बिलाशुबा सऊद का घराना आइडियल के लाने का हकदार था। सऊद के आने पर वो उठकर चली गई। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सऊद ने कहा। हाँ सर, बहुत भारी हो रहा है, शायद सर्दी असर दिखा गई है। थोड़ी देर बाद चाय लेके सानिया अंदर आई तो सऊद बोला, सानिया ज़रा चेक करो इसे। क्या हुआ? वो बिल्कुल पास आ खड़ी हुई और पता नहीं क्यों काशिफ के हवास मुअत्तल होने लगे। बामुश्किल अपनी कैफियत बताई। सऊद मेडिकल किट उठा लाया। घबरा मत है दोस्त, मेरी बहन मुस्तकबिल की अच्छी डॉक्टर साबित होगी। 150 मरीज फड़काए बगैर तो कोई अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। वो पहले ही डरे बैठे हैं, आप मजीद मत डराएं वरना उठ के भाग जाएंगे। सानिया ने नब्ज चेक करने के लिए इसकी कलाई पर अपनी मरमरी उंगलियां रख दी और काशिफ को पता नहीं क्या हुआ, इन नरम उंगलियों के लम्ब से इसका पूरा बाजू जल उठा। सीने में दिल के अंदर कोई हलचल मची थी। इसने आंखें बंद कर लीं। सानिया अब अपनी उंगलियां हटा चुकी थी, लेकिन कलाई बदस्तूर जल रही थी। ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद सानिया ने 2 गोलियां इसकी हथेली पर रखीं। ये पानी के साथ खा लीजिए, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। कलमा पढ़ के फूंक ले दोस्त, मैं कोई सदमा बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखता। सऊद के कहने पर वो मुस्कुराने लगा। डॉक्टर बनने के बाद मैं अपने क्लिनिक में तुम्हारा दाखिला बंद कर दूंगी, वरना तुम मेरे सारे मरीज भगा दोगे। वो तो तुम्हारा तरीका इलाज देख के वैसे भी भाग जाएंगे। हम तुम्हारे क्लिनिक का नाम रखेंगे भगोड़ा क्लिनिक। काशिफ को आधे घंटे बाद ही अपनी तबीयत में कदरे बेहतरी महसूस होने लगी। मैं नहा लूँ, फिर कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, सऊद ने कहा तो वो उठ खड़ा हुआ। फिर कभी सही, इस वक्त तो मैंने माहम को पार्लर छोड़ा हुआ है, वहाँ से लेने के बाद शॉपिंग करनी है। बुरे फंसे, एक बार मैं भी ये धचका खा चुका हूँ।
इसके बाद मैंने भी तौबा कर ली और माहम ने भी। लेकिन इसकी पोजीशन सऊ से मुख्तलिफ थी। शायद सऊ तो बोल बोलकर अपने दिल की भड़ास निकालता रहा होगा, मगर वो खामोशी से इसके साथ यहाँ से वहाँ घसीटता रहा। नतीजतन इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। खुदा खुदा करके माहम की शॉपिंग ख़त्म हुई तो शाम हो चुकी थी। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो तो शुक्र है वापसी पर ड्राइविंग सीट माहम ने संभाल ली, वरना शायद वो ये जिम्मेदारी ठीक तरह से ना निभा पाता। घर आके वो अपने कमरे में जाने के बजाय नबीला के पोषण की तरफ आ गया। चाय की शदीद तलब हो रही थी। मुलाजिम 2 दिन से छुट्टी पर था और माहम से इस नेकी की तवक्का नहीं की जा सकती थी कि इसने इसे किचन में सिर्फ खाने के लिए जाते देखा था। मानो आंटी ही किचन का ज़्यादातर काम संभालती थीं। वो निढाल सा टीवी लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया। नबीला और रोमी ने हैरत से इसे देखा। आर यू ऑल राइट? रोमी ने तशवीर से पूछा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मुझे चाय मिल सकती है? साथ कोई टैबलेट हो तो। इतने तकल्लुफ़ से क्यों कह रहे हैं? जाओ रोमी, फटाफट चाय बना के लाओ। कहाँ से आ रहे हैं? माहम के साथ शॉपिंग से? इतनी ख़राब हालत में निकले ही क्यों थे? काशिफ के पास इसका खासा तल्ख जवाब था, लेकिन देना मुनासिब ना समझा। रूमी चाय और पैरासिटामॉल लिए आ गई। नबीला ने गोलियां निकालकर हाथ पर रखी और हथेली इसके सामने कर दी। काशिफ ने गोलियां उठाकर दूसरे हाथ से गिलास पकड़ लिया। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। नबीला ने इसके माथे पर हाथ रखकर कहा। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। माहम ने जो किसी काम से नबीला के पास आई थी, दरवाजे से इस मंजर को देखा और खामोशी से वापस पलट गई। मम्मी की सारी बातें जहन में गर्दिश करने लगी थीं। काशिफ को ठीक होने में 3 दिन लग गए, लेकिन अंकल दाऊद अली ने चौथे दिन भी इसे ऑफिस से छुट्टी करवाई। आराम भी ज़रूरी है, ऑफिस के काम तो चलते रहते हैं। सब ने मकदूर भर इसका ख्याल रखा। इसने अम्मी अब्बा जी को इतला देने से मना कर दिया था। ख्वाह-मख्वाह परेशान होते। सर्दी से बुखार होना कोई ऐसा ख़ास ना था जो यहाँ से वहाँ इनकी परेड लगवाई जाती। बैंक में हफ्ते को हाफ डे होता था और काशिफ का इरादा ड्यूटी करने के फ़ौरन बाद सरगोदा जाने का था। मिल मिला के इतवार को वापस आ जाता। पहले भी वो इसी तरह करता था। नई नई जॉब थी, अभी छुट्टियां लेना मुनासिब ना था। ये 4 छुट्टियां तो बीमारी की वजह से मजबूरन हो गई थीं। इसके ऑफिस से अयादत के लिए फ़ोन आ रहे थे। दाऊद अली ने एक टेलीफोन सेट इसके कमरे में भी लगवा दिया। इन्हें अफसोस हो रहा था कि इस सहूलत का ख्याल इन्हें शुरू दिन से क्यों नहीं आया। यास्मीन आंटी, नबीला और रूमी रोज़ इसकी अयादत को आती, बल्कि नबीला ने तो इसका बेहद ख्याल रखा। मानो आंटी के लिए ये सूरत हाल खासी तकलीफ दे थी। औलाद माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है। खुदा ने इन्हें कोई बेटा नहीं दिया था, लेकिन बेटी को तो अपने पास रख सकती थी। काशिफ इन्हें अच्छे शौहर, अच्छे दामाद और बेटे तीनों के लिए बहुत मौजू नज़र आया था। लेकिन मसला ये था कि माहम का इस तरफ रुझान नहीं था। एक तो ये लड़की नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती। अब चाहे इसकी नाक तले से ऊँट कोई दूसरा ले जाए, मगर अपनी नाक नीची न करने के जाम में मैं बस देखती रह जाएगी। वो काशिफ के लिए सूप बनाते हुए झुंझलाकर सोच रही थीं। सऊद रोज़ कई घंटे इसके पास गुजारता। एक बार सानिया आई तो काशिफ की तपती कलाई मज़ीद तपने लगी। वो आम लड़कियों से वाकई मुख्तलिफ थी या इसे लगी थी। इसका धीमा मीठा लहजा सुन के मरीज़ यकीनन अपना मर्ज़ भूल जाया करेंगे, इसने सोचा। फिर नबीला और हुमा इसके कमरे में आईं और वो इनके साथ चली गई। कमरा कुछ अजनबी और खाली खाली सा लगने लगा था। चौथे रोज़ जब इसको अपनी तबीयत ठीक महसूस हुई तो इससे बिस्तर पर लेटा नहीं गया। बाहर सरमा की नरमो गरम धूप देखकर वो लॉन में आ बैठा। इसके इरादे सऊद की तरफ या इसके साथ मिलकर कहीं जाने के थे। घर में पड़े पड़े वो उकता गया था। इसी वक्त माहम की यूनिवर्सिटी से आमद हुई। इसे देखकर वो इसी तरफ आ गई। कैसी तबीयत है अब? बिला आखिर इसे भी ख्याल आ ही गया कि वो बीमार है और ये कि सामना होने पर हाल पूछ लेने से खुददारी पर ज़रब नहीं पड़ती। ठीक हूँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया, गो कि इसे शिकवा करने का कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में न रूठापन था। क्या होता जो 1 मिनट को आके ही मेरा हाल पूछ लेती। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट निकला। मुझे आप पर बहुत गुस्सा था। आपकी तबीयत ख़राब थी तो बताना चाहिए था, ना कि चुप करके साथ फिरते रहे। वो उल्टा खफा हो रही थी। काशिफ ने कोई जवाब न दिया। मम्मी मुझसे सवाल जवाब कर रही थी, जैसे आपको बीमार करने में सारा कसूर मेरा हो। मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा था। वो बिलाखिर बोल पड़ा। कहने की क्या ज़रूरत थी? आप खुद जो इश्तहार बने यहाँ से वहाँ फिर रहे थे। काशिफ का दिल चाहा कहे। दूसरे ये इश्तहार बआसानी पढ़ रहे थे, मगर आप जो साथ साथ थीं, आपकी नज़र इस पर क्यों ना पड़ी? इस चेहरे पर लिखा इतना वाज़ेह इश्तहार क्यों ना पढ़ सकीं? इसलिए कि आप अपने अलावा किसी चीज़ को अहमियत देने की कायल नहीं हैं। और फिर मैं तो बहुत छोटी चीज़ हूँ। आप भला मेरी तरफ तवज्जो मरकूज़ करके क्यों वक्त ज़ाया करेंगी? लेकिन कुछ कह के दूसरों को शर्मिंदा करना इसकी फितरत नहीं थी। वज़ादारी का वस्फ़ इसे माँ बाप से मिला था और इसने हमेशा इसकी पासदारी की थी। मेरा मकसद आपको हर्ट या शर्मिंदा करना नहीं था।
वो झुंझलाई। हालांकि ये फिक्रा इसके बोलने का था। बहरहाल अपना ख्याल हर चीज़ पर मुकद्दम होता है। पता नहीं ये इसकी नसीहत थी या पॉलिसी। इसके जाने के बाद काशिफ सोचता रहा और जब कोई फैसला ना कर पाया तो मुस्कुराने लगा। ये मिजाज पुरसी भी खूब रही। खैरियत है, अकेले बैठे मुस्कुरा रहे हो? बुखार से दिमाग उल्टा या कहीं इश्क विश्क हो गया है? सऊद गेट से दाखिल होते ही शुरू हो गया। कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का। काशिफ के जवाब पर सऊद भड़क उठा। आई एम 100% श्योर कि ये बुखार इश्क था जो शायर बना गया तुझको। अगर इश्क का बुखार ऐसा होता है तो तुम्हें हर हफ्ते बल्कि हफ्ते में 2 दफ़ा होना चाहिए। काशिफ ने जवाब दिया। वाह क्या बजला संजी है, मगर यार मेरा अब्बा बड़ा सख्त है। कहता है बाहर जो मर्जी करो मगर घर में इंसान बन के आओ, और इम्तहान में फर्स्ट डिवीज़न से नीचे हुए तो घर के दरवाजे और जेब खर्च इस वक्त तक के लिए बंद जब तक रिकवरी ना कर लोगे। सऊद ने ठंडी सांस भरी। पाबंदियों पर यह हाल है, पाबंदियां ना होती तो क्या होता? काशिफ हंसा। वैसे आज तुम बिल्कुल फिट लग रहे हो। दिमागी सिस्टम चालू हो गया है। क्या ख्याल है वासिफ की तरफ चलें? इसके पास रेसलिंग की बिल्कुल ताज़ा मूवी आई है। ठीक है मैं चेंज कर लूँ। वो झट तैयार हो गया कि बीमारी और बिस्तर दोनों से उकताया हुआ था। मैं इतने में बारी बारी सबसे सलाम दुआ कर लूँ। सऊद अंदर की तरफ बढ़ा। इसकी दुआ सलाम सरहदी झड़पों जैसी होती थी। अपने कमरे में आकर वो तसल्ली से तैयार हुआ कि सऊद जल्दी फारिग होने वालों में से नहीं था। लेकिन काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी इसकी आमद के आसार पैदा न हुए तो वो इसकी तलाश में नीचे रवाना हुआ। खिलाफ तवक्का इसे ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आई। ड्राइंग रूम से इसकी आवाज़ तवातर से आ रही थी। काशिफ ने मुंह उठाए अंदर दाखिल होने के बजाय आहिस्ता से झांक लेना मुनासिब समझा। झांकियाँ क्यों मार रहे हो, अंदर आ जाओ। सऊद के पकड़ लेने पर वो शर्मिंदा होकर अंदर दाखिल हो गया। अपनी माहम की यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, भैया इरम हैं और ये निदा। तारुफ का फरीज़ा माहम के बजाय सऊद ने अंजाम दिया। और ख़वातीन ये हैं काशिफ सईद, जिनके बारे में अभी आपको बता रहा था। काशिफ ने बारी बारी इन्हें सलाम किया। बैठ जाओ यार। सऊद शायद जाने का भूल चुका था। इरम और निदा बड़ी दिलचस्प और अच्छी तबीयत के मालिक हैं। रियली नाइस गर्ल्स। वो ज़ोर शोर से मक्खन लगा रहा था और इसके खुशगवार असरात इनके चेहरों पर मरतब हो रहे थे। जबकि माहम का बस नहीं चल रहा था कि इसे हाथ पकड़कर बाहर चलता करे। सऊद ने कोई लतीफ़ा सुनाना शुरू कर दिया जिसके अख्ताम पर दोनों लड़कियां ज़ोर शोर से हंस रही थीं। काशिफ ने एक बार जनबिश आबरू से इसके इरादे मालूम करना चाहे, मगर ये किसी लड़की के आबरू की जुनबिश ना थी जिस पर वो तवज्जो देता, लिहाजा नज़रअंदाज करके बैठा रहा। यानी फ़िलहाल इसके उठने का कोई इरादा नहीं था। तुम्हें कोई काम नहीं है? बिलाखिर माहम को सब्र का यारा ना रहा। नहीं तभी तो बैठा हूँ, वो तसल्ली से बोला। मेरी फ्रेंड्स मुझसे मिलने आई हैं। बाकियों से पर्दा है या इन्हें छूत का बीमार समझ रही हैं? ये क्या बीमारी होती है? निदा ने पूछा। इसमें बीमार बंदा सेहतमंद बंदे को देख नहीं सकता, इसलिए फ़ौरन बीमारी के जरासीम इसकी तरफ मुंतकिल कर देता है। ये बीमारी आमतौर पर ख़वातीन में पाई जाती है। काशिफ के लिए हंसी रोक के संजीदगी से बैठना नामुमकिन हो गया। बहुत बोलते हैं, खिसिया कर कहा गया। ऐसे ही फजूल बोलता रहता है। माहम ने भी भड़ास निकाली। डोंट वरी कज़न, चाय आने वाली है, पी के चला जाता हूँ। सऊद ने गोया इसे तसल्ली दी। वासिफ के हाँ ही पी लेंगे, बस आप उठ जाओ। काशिफ ने माहम को बिला आखिर इस मुश्किल से निकालने का फैसला किया और उठ खड़ा हुआ। कमाल करते हो, इतनी देर से चुप बैठे हो। मेरे तो जहन से निकल गया था कि हमें ज़रूरी काम से जाना है। घड़ी की तरफ देखते हुए इसने जल्दी का मुजाहरा किया। अच्छा भाई फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, वो कहता बाहर निकल आया। उफ तुम इंसान हो या जिन के बच्चे, जहाँ लड़की देखी चिपक लिए। हद अदब में अब्बा जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं सुन सकता। और वो तो मैं माहम को जलाने के लिए बैठा था, वरना मेरा टेस्ट इतना बुरा नहीं है। वो मज़े से बोला। मेरा ख्याल है तुम माहम को पसंद करते हो। इन कुत्ते का बैर है हम में। जवाब सवा शेर था। इन किसे समझूं और कुत्ता कौन है? काशिफ ने पूछा। तुम्हें मुज़क्कर मोनस नहीं पढ़ाए गए? इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया। तुम खुद को? काशिफ हैरत से कंग रह गया। मुहावरा उर्दू समझ में नहीं आ रही तो आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि माहम और मेरे मिजाज नहीं मिलते। वो अपनी मैं के किले में बंद होकर ख़ुद को बुलंद पाया चीज़ समझती है और ऐसे लोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। नतीजा तुम आए दिन देखते ही रहते हो। और काशिफ को बेख्तियार वो शेर याद आया। गनीमत है कि हंस के बात कर लें, हमें मत छेड़िए कि हम सर फिरे हैं। व्हाट ए हैंडसम मैन। इरम ने इनके जाने के बाद तारीफ़ की। और कितना इंटेलेक्चुअल लगता है। निदा ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हाँ मगर बहुत स्टूपिडली बोलता है। माहम खुल के मुखालफत नहीं कर सकी कि आखिर था तो कज़न। तुम किसकी बात कर रही हो? इरम ने पूछा। सऊद और किसकी? हम तो काशिफ सईद के बारे में कह रहे हैं।
निदा हंसी। वैसे सऊद भी बहुत अच्छा और दिलचस्प लड़का है, इसकी कंपनी में ना कोई बोर हो सकता है और ना कोई तसल्ली से बैठ सकता है। इरम ने लुकमा दिया। तुम इसके डैडी के सामने देखा करो, एकदम बकरी बन जाता है, माहम ने कहा। कौन, काशिफ या सऊद? इरम ने फिर पूछा। सऊद भाई, काशिफ तो है ही ऐसा, माहम झुल्लाई। मुझे तो काशिफ बहुत सोबर लगा, हंसता भी शाइस्तगी से है, निदा की राय थी। मेरी मानो तो डोंट मिस दी चांस, इरम ने मशवरा दिया। जी नहीं, हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता, माहम नखूद से बोली। स्टैंडर्ड बनाना क्या मुश्किल है, मुलाजिम चाय लाया तो इन्होंने मौजू बदल दिया। इरम और निदा चली गईं, लेकिन इसके लिए सोच के नए रास्ते खुल गए। आखिर काशिफ में ऐसा क्या है जो हर कोई इसकी तरफ खिंचा चला जाता है? क्या शक्लो सूरत? हाँ, अच्छी है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद इसने मान लिया। मगर इसमें कोई कमी है जो बाकियों को नज़र नहीं आती। हाँ, इसमें एतमाद की कमी है। ना वो यकीन से कोई बात कहता है और ना किसी बात की नफ़ी करता है। इसके साथ कोई ज्यादती कर जाए तो भी चुप रहता है, गिला नहीं करता। और ये खूबी नहीं, खामी होती है। बंदे को रोबदार और पुरएतमाद होना चाहिए। ये शायद इसकी तरबियत और माहौल का असर है जिसमें इसने परवरिश पाई है। सऊद जैसा लड़का इसका गर्विदा और दोस्त बन गया है। हालांकि दोनों के मिजाज में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। सऊद ने आखिर इसमें क्या देखा? और चची जान ने नबीला के ज़रिए कोशिशें शुरू की हुई हैं। और नबीला को देखो, वैसे हर बात शेयर करती है लेकिन इस मामले की हवा तक नहीं लगने दे रही। चची जान के बाद मम्मी भी यही चाह रही हैं। एक थर्ड ग्रेड बैंक ऑफिसर है, कोई हीरा तो नहीं जो सब इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन माहम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा की तरह इनफरादियत दिखाओ और इस ना तरशीदा को तरशीदा बना डालो, जैसे पत्थर को तराश कर हीरा बनाया जाता है। हीरा जो सिर्फ तुम्हारी दस्तरस में रहे, लोग तुम्हारी तरफ सताइशी नज़रों से देखें। मम्मी पापा की बेटे वाली कमी भी पूरी हो जाएगी। रात खासी देर तक वो लाया अमल मुरतब करती रही। सुबह खिलाफ तवक्का माहम यूनिवर्सिटी जाने के लिए जल्दी तैयार हो गई। काशिफ, आप ऑफिस जाने के लिए तैयार हैं? और चाय का आखिरी घूंट भरते काशिफ ने इस इज्जत अफजाई पर हैरत से माहम को देखा। जी हाँ, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। और इस पेशकश पर वो बेहोश होते होते बचा। यकीनन कोई काम होगा, खुदा खैर करे, इसने दिल में सोचा और मुतज़ब्ज़ब सा इसके साथ चल पड़ा। दाऊद अली खामोशी से नाश्ता करते रहे। इससे पहले वो इन्हीं के साथ जाता था। मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको हाईजैक कर लिया हो, इसे खामोश देखकर माहम ने कहा। और इसका दिल चाहा कहे, इस मेहरबानी के महरिकात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। काशिफ साहब, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपने ख्यालात व जज्बात का इजहार कर देते हैं। ऐसे लोगों को पुरएतमाद कहते हैं। क्या आपने ऐसा बनने की ख्वाहिश कभी नहीं की? वो खामोश रहा तो वहाँ मज़ीद बोली। मुझे सऊद अपनी तमाम तर बदतमीज़ियों के बावजूद इसलिए अच्छा लगता है कि इसके ज़ाहिर से बातन भी नज़र आता है। इसके अलावा वो बड़े एतमाद से अपने मफरूज़े और यहाँ तक कि खालिस झूठ भी इतने यकीनी लहजे में बोलता है कि हर कोई यकीन कर लेता है। इसे सिर्फ लहजा संजीदा रखने की ज़रूरत है। तो वहाँ बीबी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? काशिफ ने दिल में कहा और वो शायद इसकी सोच पड़ रही थी। मैं आपसे इसलिए ये सब कह रही हूँ कि आप अच्छी खासी शख्सियत के मालिक होकर एतमाद की कमी की वजह से दबे हुए हैं। तालीम भी आपकी एमएससी ही है ना? जी। काशिफ के पास इससे मुख्तसर जवाब नहीं था, वरना वही देता। 16 पढ़ के 16 ग्रेड की जॉब कर ली, यानी हर क्लास के बदले एक ग्रेड। क्या आप मुतमईन हैं अपनी जॉब से? हम कनात पसंद लोग हैं और फिर हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात और अंकल दाऊद का एहसान है। कनात पसंदी तभी अच्छी होती है जब इंसान के पास आगे बढ़ने के रास्ते मसदूद हो जाएं। अगर रास्ता ना हो तो बना लेना चाहिए, लेकिन रास्ता होते हुए रुक जाना। माहम ने इमरजेंसी में ब्रेक लगाया। स्कूल जाते बच्चे ने बगैर देखे भागकर सड़क पार करने की कोशिश की थी। बाद लोग अपना रास्ता इस तरह भी बनाते हैं। माहम ने बच्चे की हरकत पर सरजनिश करने के बजाय मिसालिया अंदाज में कहा। शुक्र है आपने बरवक्त ब्रेक लगा लिए, वरना। वो जहन में आने वाले बुरे ख्याल से चुप हो गया। खैर, वो तो नासमझ बच्चा था, मैं बड़ों की बात कर रही हूँ। माहम ने एक बार फिर गाड़ी रोक ली। बैंक की इमारत आ चुकी थी। थैंक यू, काशिफ ने उतरने के बाद कहा। यू वेलकम। अगर मैं आपको रोज़ छोड़ दिया करूँ तो आपको ज़हमत होगी। इसी बहाने मैं भी यूनिवर्सिटी जल्दी चली जाया करूँगी। वो मुस्कुराती हुई गाड़ी बढ़ा ले गई और काशिफ उलझन लिए इसे देखता रह गया। माहम ने काशिफ पर तवज्जो मरकूज़ की तो बानो आंटी के बेचैन दिल को गोया आराम आ गया। वो जानती थी माहम जो सोचती है वो कर गुजरती है। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चंद रोज़ बाद सुबह ऑफिस ले जाते हुए माहम ने कहा। नहीं, मगर मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत दिन तंग कर लिया, अब अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। आप कन्वेंस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, रिहाइश की।
आपको हमारे यहाँ क्या शिकायत है? आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं बारहगिरह होने का मौका नहीं देना चाहता। काशिफ ने रसानियत से कहा। क्या हमारे रवैये की वजह से आपने मुतवक्का पेश आने वाली सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया है? माहम गाड़ी रोककर इसकी तरफ देखने लगी। नहीं, आप लोग तो बहुत पुरखलूस हैं, मेरा अपना। आप कहीं नहीं जा रहे। वो इस पर से नज़रें हटाकर दोबारा ड्राइव करने लगी। मैं शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पाया। मेरा मतलब था, आपका जो भी मतलब हो। माम ने फिर बात काट दी। और मेरे पास आपके लिए एक सजेशन तजवीज़ है, मगर अभी नहीं, शाम को बताऊंगी। और शाम को जब वो लिहाफ में दुबका बोरियत दूर करने के तरीके सोच रहा था, तो वो दस्तक देकर आ गई। क्या हो रहा है? आपके आने से पहले तक तो बोरियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वो अब इसके साथ थोड़ा फ्री होने लगा था। बोरियत भी कोई इंजॉय करने की चीज़ है। जी हाँ, बाज़ दफ़ा ये भी मज़ा देती है। जब फ़राग़त में कोई मसरूफ़ियत ना सूझे तो बोर हो लिया जाए। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। माहम संजीदा होने लगी। मिसाल के तौर पर इसने पूछा, आपको कैसा लगे अगर आप बैंक के थर्ड ग्रेड ऑफिसर के बजाय सीएसपी ऑफिसर बन जाएं? थर्ड ग्रेड कहते हुए माहम का लहजा काशिफ को तस्दीक का मेज़ लगा। इससे पहले भी कई बार एहसास हुआ था कि माहम इसकी मामूली जॉब और मामूली हैसियत होने की वजह से इसे खातिर में नहीं लाती, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से न सिर्फ इसका रवैया बदला था, बल्कि आज ये तजवीज़। आखिर इसके जहन में क्या है? काशिफ, मैं आपको कामयाब और अहम इंसान के रूप में देखना चाहती हूँ। इतना कि आपके वालिदैन आप पर फ़ख्र करें और लोग रश्क भरी नज़रों से देखें। मैं ज़्यादा की नहीं सोचता। मैं अपनी हालिया ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। कुछ देर की सोच विचार के बाद काशिफ ने कहा, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। माहम ने बेसाख्ता कहा था और काशिफ के जहन में बेसाख्ता जवाब आया, आपका मेरा क्या संबंध? मगर वही वालिदैन से विरसे में मिली अज़ली वज़ीदारी का भंवर, जिससे वो ना कभी निकल सका था और ना ऐसा चाहता था। लिहाजा अब भी खामोश रहा। आप सोचिएगा कि फ़ायदा बहरहाल आप ही का है। माहम उठकर चली गई और काशिफ के लिए सोच के नए रास्ते खुल गए। इतनी देर की कोशिश के बावजूद वो तो बोरियत दूर करने की एक भी तरकीब ना सोच पाया था, लेकिन माहम पल भर में तरीका बता गई थी। अगर सोचा जाए तो कोई ऐसी नाकाबिले अमल बात भी नहीं कह गई। ठीक ही तो कहती है, कनात पसंदी तभी अच्छी होती है जब आगे बढ़ने के रास्ते ना हों। स्लो एंड स्टडी पुराने ज़माने की बातें हैं। अब कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ सुपरसोनिक। रेंगने वाले को तो लोग यूं भी पैरों तले मसल देते हैं। अब्बा जी ने इंसानी फ़र्ज अदा करके दाऊद अली की जान बचाई। इन्होंने खुद को बारे एहसान कर लिया और जवाबन मुझे बैंक की जॉब दिलवाई, रहने को घर में जगह दी। इन्होंने ना सिर्फ अपना कर्ज फ़र्ज की तरह से उतारा, बल्कि घर में जगह देकर उल्टा मकरूज कर दिया। और जब वो इस कर्ज से खुद को रिहाई देने का सोच रहा ही था, तो माहम नए रूप और नई तजवीज़ के साथ आ गई थी। आखिर इस सब का मकसद क्या है? इसकी सोच मस्बत और मनफी कोर्ट में बारी बारी भटकने लगी। शायद माहम ठीक ही कहती है। वाकई अगर मैं इस घर में अदले का बदला बन के आने के बजाय सीएसपी ऑफिसर की हैसियत से आता, तो इनमें मेरी अहमियत और तरह की होती। हकीकत यह है कि मैं अब्बा जी के एहसान का खा रहा हूँ। मनफी कोर्ट में गेंद ज़ोरों शोर से टप्पे खाने लगी। एहसान अब्बा जी ने किया और मकरूज वो हो गया था। अब इसे ये कर्ज उतार कर ना दाहिंदगी की शर्मिंदगी और अजाब से हर सूरत बचना था, वरना लोग इसे एहसान फरामोश कहेंगे। बानो आंटी और माहम तो इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगी, और शायद अंकल दाऊद अली भी। कलाई पर किसी लम्स की तपश एकदम ही बहुत बढ़ गई थी। इसने बाथरूम में ठंडे पानी का नल खोलकर अपना हाथ इसके नीचे कर दिया। इसने मसूद को बताया तो वह खासा एक्साइटेड हुआ। ये यकीनन तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के लिए मुआशरे में मज़ीद इज़्ज़त और वक़ार का बाइस होगा। काशिफ ने इसे ये नहीं बताया था कि ये माहम की तजवीज़ है, वरना शायद वो भी सुलझी हुई डोर के सिरे तक जा पहुंचता और यकीनन इसकी मुखालफत करता। मैं कल ही प्रोफेसर साहब से डिस्कस करके किताबों की लिस्ट बनवा लाऊंगा। ऑफिस टाइम के बाद बुक डिपो चलेंगे। काशिफ ने खुद को हालात और माहम के रहमो करम पर छोड़ दिया। मानो आंटी खुश थी कि इन्होंने यास्मीन के मंसूबों को हक में मिला दिया। एक मुस्तकबिल का सीएसएसपी ऑफिसर और दामाद इनकी माहम की मुट्ठी में था। दाऊद अली अलबत्ता दूसरे लिहाज से खुश थे। माहम लाड प्यार की वजह से मिजाजन ज़रा तीखी हो गई थी, जबकि वो सादा लोग थे, बेगर्ज और बेलोस मोहब्बत करने वाले। माहम के नाज वो हंसकर उठा लेंगे। काशिफ बहुत नेक और सादा शरीफ तबीयत का था, और सबसे बढ़कर माहम की इससे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो माहम को अक्सर काशिफ के साथ आते जाते या बातें करता देखते। काशिफ मेरी बेटी को यकीनन खुश रखेगा। इन्हें इकट्ठा देखकर वो सोचते, यार ये माहम तुम पर ज़्यादा मेहरबान नहीं है। शुरू में 1-2 बार सऊद ने कहा था, अंडरस्टैंडिंग की बात है, पता नहीं तुम्हारी क्यों नहीं बनती इसके साथ। काशिफ ने टालने वाले अंदाज में कहा, मेरी नहीं, इसकी मेरे साथ नहीं बनती।
वरना तुम्हें तो पता है मैं सीधा साधा बंदा हूँ। तुम सीधे हो मगर तुम्हारी जुबान बहुत टेढ़ी है। इसकी बात पर सऊद हंसने लगा। माहम को चिढ़ाने का भी अपना मज़ा है। नबीला के सालाना इम्तिहान करीब थे, इसलिए आजकल वो इसे ज़्यादा वक्त दे रहा था। ऑफिस से आने के बाद कुछ देर आराम करता, फिर यास्मीन आंटी की तरफ आ जाता। 2 घंटे नबीला को पढ़ा कर वो खाना खाता, फिर वॉक को निकल जाता। वापसी पर वो रात गए तक पढ़ता रहता। वक्त कम और मसरूफियात ज़्यादा हो गई थी। बहुत दिनों से वो घर वालों से भी मिलने नहीं जा सका था। नबीला के पेपर्स अच्छे हो गए तो इसने इत्मीनान का सांस लिया। नबीला को बस रहनुमाई की ज़रूरत थी, वरना बुनियादी तौर पर वो पढ़ाई में अच्छे जहन की और अहम निकात को फ़ौरन पिक कर लेने की सलाहियत रखती थी। इसके इरादे इंग्लिश में मास्टर्स करने के थे, लेकिन इसे ये मौका ना मिल सका। अंकल यूसुफ अली के दोस्त हमदानी साहब का बेटा अमेरिका में पढ़ के वहीं जॉब कर रहा था और मुस्तकबिल में पाकिस्तान ना आने के इरादे रखता था। हमदानी साहब ने रिश्ता मांगा और यहाँ से जोशो खरोश से वेलकम किया गया, मगर नबीला ने साफ इनकार कर दिया। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, इसका कहना था। लेकिन यास्मीन आंटी ने इसे जज्बातियत और बचकानापन समझकर इसकी बात पर कान ना धरे। कुछ इसलिए भी कि यूसुफ अली बहुत पुरजोश थे, वरना बेटी के इतना दूर जाने के ख्याल से इनका दिल भी उदास था। माँ की तरफ से मायूस होकर वो काशिफ के पास मदद लेने आई। इत्तेफाक से सऊद भी इस वक्त आया था। आप अमेरिका क्यों नहीं जाना चाहती जबकि दुनिया मरी जा रही है? सऊद ने कहा, क्योंकि मरी और कागान वगैरह इससे 1000 दर्जे बेहतर हैं। सवाल की तरह जवाब भी शाकार था। यानी तुम किसी खान साहब से शादी करना चाहती हो? सऊद बाल की खाल उतारने लगा। तुम बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ, मुझे संजीदा बात करनी है। नबीला तब गई। नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। इसने चुप होने से पहले कुछ बोलना मुनासिब समझा। इस फैसले की कोई ख़ास वजह? काशिफ ने पूछा। मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। सऊद ने गाना शुरू कर दिया। तुम तो चुप करो, काशिफ ने डांटा। तुम्हें मम्मी से बात करनी चाहिए थी। कोशिश की थी, मगर वो सुनने को तैयार नहीं है। वो सोच रही होंगी इसी बहाने इन्हें भी अमेरिका की सैर का मौका मिल जाएगा। आजकल पहले जैसी माएँ कहाँ कि बेटी की विदाई का सोच कर ही रिमझिम सावन की तरह बरसने लगती थी। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नबीला का जब जवाब दे गया। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम चेल्सी क्लिंटन से शादी कर लो या फिर मुझे इजाज़त दो। सऊद बाज आने वालों में से ना था। अब मम्मी डैडी से बात करके इन्हें समझाएं, मगर इन्होंने बुरा माना तो? नहीं मानेंगे, वो आपको बहुत चाहते हैं। किसी को बेटा या भाई समझने के लिए इससे कहना ज़रूरी नहीं होता। और आपकी तरह मेरा कोई सगा भाई होता तो शायद वो भी इसी तरह मम्मी डैडी से बात करता। ठीक है, मैं रात को आऊँगा। काशिफ ने हामी भर ली। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। सऊद ने ठंडी आह भरी। नबीला इस पर ध्यान दिए बगैर मुतमईन लौट गई। यार मैं सोच रहा हूँ MBA करके कोई नाजायज़ धंधा शुरू कर दूँ। सऊद ने मशवरा लेने वाले अंदाज में पूछा। कभी अच्छा सोच लिया करो, काशिफ ने कहा। इसकी वजह है, मेरे सारे नाजायज़ काम तुम जायज़ कानूनी तरीके से निकलवा दिया करना। सऊद दूर की कोड़ी लाया। मुझे तो माफ़ ही रखो। रात इसने अंकल यूसुफ अली और यास्मीन आंटी से बात की और काफ़ी देर की गुफ्तगू शनीर के बाद वो मान गए कि बेटी बहरहाल इन्हें भी अजीज़ थी। और जब हमदानी साहब को इन्होंने अपने फैसले से आगाह किया तो इन्होंने फ़ौरन अपने दूसरे बेटे का रिश्ता दे दिया, जो इंजीनियर था और हाल ही में इस्लामाबाद में अपनी कंपनी खोली थी। यूं नबीला की बात पक्की हो गई, लेकिन शादी साल बाद होना तय पाई थी, क्योंकि इंजीनियर साहब फिलहाल सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देकर कंपनी को कामयाब और मजबूत बनाना चाहते थे। मानो आंटी को माहम की फ़िक्र होने लगी। नबीला इससे 1 साल छोटी थी, लेकिन इससे पहले इतनी अच्छी जगह रिश्ता तय हो गया था। माहम को मैंने ख्वामखा काशिफ के चक्कर में डाल दिया। खुदा जाने कब अफसर बनेगा। इन्होंने तासुब से सोचा। नबीला ने सबको इसी खुशी में ट्रीट दी थी, बल्कि इन सब ने ज़बरदस्ती वसूल की थी। इसने अपनी सहेलियों और सानिया को भी इनवाइट किया था। ये ट्रीट उन्होंने छुट्टी वाले दिन दरियाए रावी के किनारे पिकनिक की सूरत में मनाई। सानिया को देखकर आज इसकी कलाई ही नहीं सीना भी तपश से भर गया। दिल के अंदर मुकीद ख्वाब आंखों तक पहुंचने से पहले ही धड़ धड़ जलने लगे थे। नेकी दर नेकी के खराज की अदायगी ने इसे बिल्कुल तहीदामा कर दिया था। अरे ओ भाई, खातून कुछ कह रही हैं। सऊद ने इसका कंधा पकड़कर हिलाया तो वो चौंका। इसके सामने माहम खड़ी कुछ बोल रही थी और इसके तवज्जो ना देने पर चेहरे पर खफगी के आसार थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो ज़्यादा वक्त इनका साथ ना दे सका और वापस हो लिया। माहम ने यूनिवर्सिटी से फारिग होकर ब्यूटिशियन का कोर्स शुरू कर दिया था। सऊद की भी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वो अपने डैडी के साथ बिजनेस संभाल रहा था, जैसा कि शुरू से इसका इरादा था।
नबीला की शादी के लिए इसके पेपर्स होने का इंतज़ार था जो बस शुरू होने वाले थे। इसकी डेट शीट आई तो आखिरी पेपर के चंद दिन बाद की तारीख पक्की हो गई। मानो आंटी की शदीद ख्वाहिश थी कि नबीला से पहले माहम की शादी हो जाती, लेकिन काशिफ को इस्टेब्लिश होने में अभी कुछ अरसा था और अब वो माहम या किसी से क्या गिला करती कि ये सब इनकी अपनी ख्वाहिश पर ही शुरू हुआ था। जो पौधा लगाया था इस पर फल लगने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए था, सो इंतज़ार के सिवा कोई चारा ना था। यूं भी सब्र का फल मीठा होता है। इन्होंने खुद को मिसालें दे देकर समझा लिया। जिस दिन इसके पेपर्स ख़त्म हुए इसी दिन नबीला को मायूं बिठा दिया गया। पेपर्स और शादी की थकन इकट्ठे उतारने का फैसला करके वो अंकल यूसुफ अली के पास पहुंच गया। इनका बेटा और नबीला का भाई बनने का हक अदा करने का वक्त आ पहुंचा था। इस शख्स में वाकई कोई जादू है कि हर कोई इसका करवीदा हो जाता है। चचा जान से इंतज़ामी मामला डिस्कस करते देखकर माहम ने सोचा, सादा और रया से पाक खालिस दिल और मिजाज के लोगों को अपनी जगह बनाने के लिए किसी कोशिश की ज़रूरत नहीं होती। वो दिलों में खुद ही उतरते चले जाते हैं। मैंने मुनफरिद बनने के शौक़ में इसका रास्ता अपनी तरफ मोड़ा था, लेकिन हुआ यह कि अपना आप ही गवा बैठी। आप किन ख्यालों में गुम हैं? सानिया दूसरी कज़न्स के साथ इसके पास चली आई। हम ढोलकी रखने लगे हैं, आप भी आके ज़रा ताल से ताल मिलाएं, हम आ जाते हैं। सऊद के साथ आज दीगर कज़न्स भी शरारतों का तूफान उठाए हुए थे। भांडों का दिन कल होगा। लड़कियों ने टक्का सा जवाब दिया। लड़कों ने भी जवाबन काफ़ी मजाक उड़ाने की कोशिश की, मगर वो नो रिस्पॉन्स बन के ढोलक बजाने और गाने गाने में मगन हो गई। मेहंदी वाले दिन काशिफ के घर से अम्मी, अब्बा जी और छोटा भाई आतिफ भी आ गए। इस किस्म की शादियां इनके ख़ानदान या स्टैंडर्ड के लोगों में ना देखी ना सुनी, इसलिए अब्बा जी और ख़ुसूसन अम्मी जी बहुत हैरान सी सब कुछ देख रही थीं। लड़कियों का अपने कज़नों के साथ इकट्ठे गाने और डांस अम्मी जी के दिल को खुला, मगर वो सब अमीर और फैशन वाले लोग थे। अगर ये सब कर रहे थे तो सच भी रहा था। ये सब अगर इनके इर्द गिर्द के माहौल में हो जाता तो क़यामत आ जाती थी। बेटा तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब तुम भी शादी कर ही लो। अम्मी जी ने फरागत पाते ही काशिफ से कहा। बस अम्मी जी नतीजा आ जाए तो इसके बाद थोड़ा सा वक्त और चाहिए होगा, फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद है? अम्मी जी ने अपने खदशे को अल्फाज की शक्ल दी। हाँ जी पसंद तो है, मगर काशिफ की बात अधूरी रह गई। सानिया दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर आई थी। आपको अंकल यूसुफ बुला रहे हैं। अच्छा आ रहा हूँ। वो उठकर चला गया, जबकि सानिया अम्मी अब्बा जी और आतिफ से बातें करने लगी। शादी ख़त्म हो गई। अम्मी अब्बा जी और आतिफ वापस चले गए। बेटा हमें सानिया बहुत अच्छी लगी। तेरा नतीजा आ जाए तो इसके घर वालों से बात करेंगे। जाने से पहले अम्मी जी ने कहा था और वह सुन रह गया। थकन ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गई थी। आजकल वो ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद तक वहीं बैठा रहता था। इस दिन भी वो यूं ही फाइलें खोले बैठा था जब सऊद आ गया। जल्दी से उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? इसने फाइलें बंद करते हुए पूछा। बस चुप करके चलो, सरप्राइज़ है। और वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। सबसे पहले गाड़ी ज्वेलर्स शॉप पर रुकी। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर अंदर दाखिल होकर अंगूठी देखने से खरीदने जाने तक इसने कई बार लबों को जुम्बिश दी, मगर सऊद ने होठों पर उंगली रखकर चुप करा दिया। इसके बाद इसने मिठाई की दुकान का रुख किया और मिठाई का टोकरा खरीद कर इसे पकड़ा दिया। गाड़ी में रखो, मैंने अंगूठी का बोझ उठा रखा है। सऊद ने जेब थपथपा कर गोया इसकी मौजूदगी का इत्मीनान किया। ये सस्पेंस ख़त्म करो वरना मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर रहा हूँ। धमकी मत दे वरना मेरी मंगनी में शिरकत से महरूम रह जाओगे। क्या? काशिफ को अपने कानों पर यकीन ना आया। तो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? इसके लिए मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। सऊद कहका मारकर हंसा और वैसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। कूब बकूब फैल गई बात शनासाई की। इसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। सऊद मेहदी हसन की तरह आवाज़ और मुंह बनाकर गाने लगा। फिर गाड़ी अंकल दाऊद अली के घर के पोर्च में रुक गई। अब उतर भी जाओ। सऊद के कहने पर वो उतर कर इसके पीछे चलने लगा। टीवी लाउंज में सऊद के घर वाले, अंकल दाऊद और यूसुफ की फैमिली और नबीला भी अपने नए नवेले शौहर के साथ बरा जमान थी। हाई कितनी जल्दी वापस आया है, नबीला ने छेड़ा। माहम को लाओ भाई, वो कहाँ छुप गई है। सऊद के कहने पर सब हंसकर इसके पीछे पड़ गए, जबकि नबीला और सानिया अंदर से माहम को ले आईं। सऊद ने झटपट अंगूठी निकालकर माहम की उंगली में पहना दी। इसके बाद मिठाई की प्लेट बारी बारी सबके आगे जाने लगी। चंद लम्हे बाद हुमा इसके सामने प्लेट लिए आ गई। मुंह मीठा कीजिए। इसने चौंक कर पहले मिठाई और फिर बारी बारी सबको देखा। अब जल्दी से उठा भी लें। इसने मेकानकी अंदाज में चमचम उठा ली। काशिफ लगता है हैरत से पत्थर का हो गया है, नबीला के दुल्हा ने कहा। अरे भाई तुमने सुना होगा, साली आधी घरवाली। बस यही हक इस्तेमाल करके आसिया बहन आई और कहा माहम मेरी बेटी है।
आज रस्म अदा करके ही जाऊंगी। सऊद फौरन तुम्हारी और बाजार की तरफ भागा और सब तुम्हारे सामने हैं, दाऊद अली ने बताया। वो मजीद कुछ कहने या पूछने का हौसला न कर सका कि सारे सवाल गडमट हो गए थे। मगर सऊद, तुम्हारी तो माहम के साथ कभी बनी नहीं थी। तुम तो कहते थे कि मौका मिलते ही इसने कहना चाहा। यार वो पुरानी बातें हैं, शादी से पहले सब चलता है। चुपचाप सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय जैसी लड़की को शादी के खूंटे से क्या बांधना। मेरे जैसे बंदे की बीवी को नखरे वाली होना चाहिए कि बीवी के नखरे उठाने का अपना ही मजा होता है। सऊद ने हंसकर वजाहत की। ये ना कह सका कि वो अपनी बहन की आंखों में चमकते सितारों और चेहरे पर खिलते कोसों कज़ा के रंगों को सदाबहार करना चाहता था। शादी तो इसे करनी ही थी, वो माहम ही सही। काशिफ ने माहम की तरफ देखा। वो नजर चुराकर उंगली में पहनी अंगूठी को देखने लगी। मुझे दरियाए रावी के किनारे पिकनिक वाले दिन ही ये फैसला कर लेना चाहिए था। काशिफ की आंखों और चेहरे पर जिन जज्बों का अक्स वो अपने लिए तलाश करती रहती थी, वो इसे नबीला की शादी पर सानिया के लिए जलते बुझते नजर आए। अपना मन लुटा के जब वो खाली हाथ रही थी, तो शादी के नाम पर तन लुटा के घाटे का सौदा क्यों करती। आखिर बिजनेसमैन की बेटी थी। और काशिफ ने सोचा, ये यकीनन मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। सब अपना अपना रोल प्ले कर चुके थे, अब इसकी बारी थी। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।